हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संघवाद। जिसका क्या नाम है भाई? संघवाद। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को देखने वाले हैं। दरअसल बात यह है ना कि चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो इसे आज हम आधा देखने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है भाई, आज हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं, पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 2 का वीडियो मैं लेके आऊँगा इसके इसके कुछ दिनों के बाद। ठीक है भाई, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये पहली बात ये ना कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है संघवाद। और जो बात इसे इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है कि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लंबा चैप्टर है। इसमें ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कितने ज़्यादा टॉपिक्स, और इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है जो यहाँ पे लिखे हैं नहीं, उसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना कि ज़्यादा लंबा टॉपिक होने की वजह से ना इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराउज होते हैं। अराउज होते मीन्स उठते हैं, क्वेश्चंस बहुत इसमें से बनते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चलिए आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या क्या है आज हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या देखेंगे आज हम? तो आज हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, जैसे संघवाद क्या है। ठीक है, और क्या है भाई? संघवाद क्या है, और ये ना कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था, संघ के तरीके, भाषा के आधार पर बनेगा राज्य, भारत की भाषा नीति, और और ये सब जो है बचे हुए, भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध और भारत में विकेंद्रीकरण। तो आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। आज इन सारे टॉपिक्स तो आज कवर नहीं हो पाएंगे, तो आधे टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बात, जो चैप्टर का नाम ही है हमारा संघवाद। संघवाद जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो क्वेश्चन उठता है कि संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? तो देखिए भाई, संघवाद से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ आंसर है, ओह सॉरी, तो इसे हम पढ़ेंगे। संघवाद क्या है? तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो। ऐसे यहाँ दो हो या दो से अधिक, मतलब आप इसे कह सकते हैं एक एक से अधिक मीन्स दो, या फिर दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो, उसे कहते हैं संघवाद। जैसे जैसे हमारे भारत में है, हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में इस तरीके से है ना, हमारे भारत में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद हमारे भारत में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब राज्य सरकार, और उसके बाद हमारे भारत में आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिससे आप कह सकते हैं पंचायत। ठीक है, पंचायत। ये तो हमारे देश में ना 3 तरह की सरकार है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा देश संघ है। हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है। तो संघवाद आप समझ के किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार है, उसे संघवाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था के लक्षण, जैसे संघवाद, ये तो हमें पता चल गया कि संघवाद उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लेवल्स की गवर्नमेंट हो। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं संघीय व्यवस्था की, संघवाद की, जिस देश में संघीय शासन होगी, उसके प्रॉपर्टीज, उसके लक्षण, उसकी पहचान क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो ऊपर करते हैं। ऊपर क्या है? तो ये सब है ना संघीय व्यवस्था के लक्षण है। क्या है? तो चलिए एक का करके पढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि, एक सेकंड में बॉक्स ले लूं। पहला जो हम लोग पढ़ चुके, इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार है। शासन के विभिन्न स्तर नागरिक के एक ही समूह पर शासन करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की, मतलब दो या दो से अधिक लेवल की सरकार हो, कम से कम दो या उससे अधिक। जैसे इंडिया में पहले आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये एक है। और एक यहाँ पे ये हमें पॉइंट पढ़ना है, शासन के विभिन्न स्तर, मतलब कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल एक ही समूह, नागरिक के एक ही समूह पर शासन करती है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये तो एक ही नागरिक के समूह पर शासन करते हैं, जिसे वो लोग राज करेंगे
चाहे वो लोग नियम कानून बनाएंगे तो भारत के अंदर ही बनाएंगे, और भारत के नागरिक कुछ भी हो तो वो तो भारत के एक ही नागरिक है, वो एक ही समूह है। ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार या कोई भी या फिर उसके राज्य का चाहे यूपी का मुख्यमंत्री जाके पाकिस्तान में शासन कर रहा है, चाहे इजराइल में शासन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो यही इसका मतलब है कि शासन के विभिन्न स्तर नागरिक के एक ही समूह पर शासन करते हैं। मतलब शासन के डिफरेंट लेवल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो देश के एक ही नागरिक पर शासन करते हैं या फिर उनके लिए नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, और आगे अब देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है संविधान विभिन्न स्तर के सरकार का अधिकार क्षेत्र लिखा हुआ है। जो यहाँ ई है ना, यहाँ संविधान में होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो ई है यहाँ पे में होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा में। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि संविधान में विभिन्न स्तर के सरकार का अधिकार क्षेत्र लिखा हुआ है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि भाई जैसे यूपी गवर्नमेंट का इतना एरिया है, उसकी इतनी शक्ति है, झारखंड सरकार की इतनी एरिया है, उसकी इतनी शक्ति है। मतलब सबके ना पावर्स बांटी हुई है कि भाई तुम इससे ज्यादा आगे काम नहीं करेगा। यूपी सरकार झारखंड में घुस के झारखंड के बाउंड्री के अंदर आके कोई नियम कानून नहीं बना सकती। सेम झारखंड सरकार भी यूपी में घुस के उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बना सकती। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ना, उनके एरिया ऑफ जुडिशरी, उनका कितना एरिया है, वहां उनका पावर कहां तक सीमित है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सॉरी, हर स्तर की सरकारों का अलग अलग क्षेत्र है। जो मैंने ये कहा ना कि हर स्तर के सरकारों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। मतलब एक स्तर की सरकार का कितना हक है, दूसरे का कितना है। जैसे सेंट्रल को आप आगे अभी पढ़ोगे, अभी तुरंत समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स डिवाइड किए हुए हैं, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर्स डिवाइड किए हुए हैं। तो वही इस बात का है ना कि हर स्तर की सरकारों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक है, और क्या है, और संविधान में कोई एक स्तर की सरकार अकेले बदलाव नहीं कर सकती। जैसे इसका तो बहुत इजी है, मतलब संविधान में कोई एक स्तर की सरकार अकेले कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर कोई भी नया नियम कानून अगर आ रहा है तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद में पास करवा के एक नया कानून लिया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो खुद से पास करा ले। जैसे अगर ऐसा होता तो क्या होता ना कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मुझे जज मत करना कुछ भी। जैसे कि अगर कोई एक स्तर की सरकार, जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर दे तो वो क्या कर देना कि कल से एक बिल लिया है कि कल से जो ओपोजिशन है इनको वोट देने का हक नहीं है। क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो वो तो बिल पास हो ही जाएगा। तो अब क्या होगा कि जितने ओपोजिशन को वोट देने का हक नहीं है, या ओपोजिशन को खड़े होने का हक नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हर बार तो बीजेपी ही जीतेगी। इसलिए कोई भी एक स्तर की सरकार संविधान में अकेले बदलाव नहीं कर सकती। उसे बदलाव करने के लिए ना उसे पहले पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। उसके बाद उसे हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा। संविधान में बदलाव करने के लिए उस प्रस्ताव में दोनों स्तर की सरकारों की बहुमत होनी जरूरी है। बिल्कुल जो मैंने अभी कहा कि अगर आपको कोई भी नियम कानून चेंज करना है संविधान में, तो आपको पहले राज्यसभा से पास करना होगा, फिर लोकसभा, जो कि वही है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। संविधान में बदलाव करने के लिए उस प्रस्ताव को दोनों स्तर की सरकारों की बहुमत की जरूरत होगी। मतलब मोर देन 50% प्लस वन, मोर देन 50%। ठीक है, मतलब अगर आधे से अधिक राज्य राजी होंगे उस बिल पे और वो वोट करेंगे उसके पक्ष में, तभी जाकर के नए कानून बन सकते हैं या फिर संविधान में बदलाव हो सकता है, तभी पॉसिबल है। और क्या है आगे लक्षण एक संघीय व्यवस्था के, चलिए देखते हैं। न्यायालय, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है। न्यायालय विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र का वर्णन करेगी। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट्स है वो बताएगी कि किस सरकार का एरिया कितना है, किस सरकार का अधिकार कितना है, कहाँ पे एक सरकार का अधिकार नहीं है और कहाँ से दूसरी सरकार का अधिकार शुरू होता है, तथा विवाद होने पर न्यायालय की भूमिका अहम होगी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब जो
हमारे देश के कोर्ट्स है यही डिसाइड करेंगे और यही बताएंगे कि किसका एरिया कितना है, किसका कितना अधिकार है। वो ये बताएंगे कि एक सरकार का कितना अधिकार है और एक सरकार का कितना अधिकार नहीं है। और मान लीजिए दो दो लेवल्स, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए झारखंड में और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ाई हो गई, किसी बात पर विवाद हो गया, या फिर यूपी गवर्नमेंट में और झारखंड के गवर्नमेंट में किसी बात पर विवाद हो गया, तो उसको सुलझाएगा कौन? जैसे हमारे घर में लड़ाई होता, घर में लड़ाई होता तो कौन सुलझाते हैं? मम्मी पापा, ठीक है। तो अगर सरकार में डिफरेंट डिफरेंट सरकार में अगर विवाद हो जाएगा तो उसे सुलझाएगी कौन? हमारी न्यायालय, हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तो ये हमने भाई कवर कर लिए हैं संघवाद के लक्षण, संघवाद के कुछ प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है संघीय व्यवस्था के लक्षण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं 3 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है ना, संघवाद के उद्देश्य, ये संघीय व्यवस्था के उद्देश्य क्या है। तो जी ये बहुत आसान, ये भी है ना, हाँ आप एक याद रखिए, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स बनते हैं ना, तो ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आप इसे नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके 2 उद्देश्य है, इसके 2 उद्देश्य है। क्या है? पहला देश की एकता को मजबूत करना और दूसरा विविधताओं को कम करना। चलिए मैं इसे समझाता हूँ क्या है। मतलब संघवाद मतलब क्या? संघवाद मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो, और सरकार होगी तो पावर्स भी बटे होंगे। अब मान लीजिए झारखंड को उसके पावर्स मिल गए, यूपी को उसके पावर्स मिल गए, स्टेट गवर्नमेंट को उसको पावर्स मिल गए, तो अब झारखंड की सरकार को जो करना होगा अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो करेगी, तो वो खुश रहेंगे। यूपी के सरकार को उसके राज्य में क्या करना है, क्योंकि वो यूपी में रहते हैं, तो उसकी कोई भी जो प्रॉब्लम्स होंगे उनका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यूपी का आदमी ही जानेगा। तो उसको सॉल्व करने का पावर जब यूपी के आदमी में आ जाएगा तो वो भी खुश रहेगा, वो भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा ना कि देश स्टेबल हो जाएगा, देश में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये देश की एकता को मजबूत करता है। ओह ये गलत चुना, हाँ ये देश की एकता को मजबूत करता है। जब सबके पास पावर्स होंगे, कोई लड़ाई पीट नहीं करेंगे, तो देश स्टेबल रहेगा, और देश स्टेबल रहेगा तो देश एक रहेगा और मजबूत रहेगा। और जबकि पास सब पावर्स रहेंगे तो विविधताओं का सम्मान करना भी संघवाद का उद्देश्य है। क्योंकि यार जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर सरकार, हर राज्य की अपनी अपनी होती है क्वालिटीज, और उनके उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अपने अपने स्पेसिफिकल चीजें होती है। तो ये क्या है ना, डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो जब अब सब कोई अपने से खुद सॉल्व करने लगेंगे तो ये क्या होगा, विविधताओं का सम्मान करना भी सिखाता है हमें, क्या संघवाद सिखाता है। और आइए देख लेते हैं, और ये ना 1 नंबर में पूछा जाता है, आदर्श संघीय व्यवस्था के पहलू बताएं। तो इसे आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पहलू, क्या है? परस्पर विश्वास और साथ रहने पर सहमति। एक आदर्श संघीय व्यवस्था की यही होती है पहलू, परस्पर विश्वास होती है। क्योंकि देखिए परस्पर विश्वास आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमारे भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में साथ साथ चलते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी पैसे देती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार भी टैक्स का कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये क्या है? परस्पर विश्वास, कि हमको आप पे विश्वास है, आप मेरे पैसे दे दीजिएगा, चाहे आप मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर अभी यूपी में कुछ दंगे फसाद हो गए तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होता है तो विश्वास है। और क्या है? साथ रहने पर सहमति, कि ठीक है हम साथ में रहेंगे इंडिया में, चाहे किसी भी कंट्री में। तो ये हो गया एक आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पहलू, क्या? परस्पर विश्वास और साथ रहने पर सहमति। ये 2 नंबर 1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, नोट करिएगा इन्हें, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है टॉपिक संघ बनाने के प्रकार। जैसे हमने ये तो देख लिया कि संघ किसे कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल्स की गवर्नमेंट हो तो उसे संघवाद कहते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि संघ बनते कैसे हैं, या फिर संघ किस प्रकार के होते हैं, संघ बनाने के प्रकार क्या क्या है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, संघ बनाने के प्रकार। तो चलिए इसे देख लेते हैं, संघ बन। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, संघ बनाने के 2 प्रकार होते हैं। कैसे कैसे 2 प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। सबको साथ लाकर संघ बनाना,
पहला है हमारा, पहला प्रकार है सबको साथ लाकर संघ बनना। तो सबको साथ लाकर संघ कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सबको साथ लाकर संघ बनाना, यानी कि कुछ आजाद देश खुद से एक दूसरे के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक संघ का निर्माण करते हैं, जिससे, और क्यों करते हैं भाई, जिससे इनकी अपनी सुरक्षा बढ़ जाए और इनकी अपनी स्वतंत्रता भी बनी रहे। और ऐसे देश को अपने संविधान भी होता है, ऐसे देश का अपना संविधान होता है, और यहाँ राज्य सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। चलिए मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अमेरिका में जानते हैं कुछ शहर है मैक्सिको, और कुछ शहर है ये ना फिलाडेल्फिया। तो यहाँ ये क्या है, ये सब छोटे छोटे देश है, बहुत छोटे छोटे देश है। अब छोटे छोटे, जैसे इतने छोटे छोटे देश है, ये सब ऐसे ऐसे ऐसे, जितना हमारे हमारे बहुत सारे राज्यों से भी छोटे छोटे देश है, वो छोटे हैं। तो छोटे होने के कारण उन पे खतरा बना रहता है कि कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है उन पर। इसलिए उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे जो ये छोटे छोटे देश थे, ये ना एक दिन सोच विचार के कि यार देखो हम छोटे छोटे हैं, हम पे कोई कल आके अटैक कर देगा, कल तुम्हें जीत लेगा, कल मुझे, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्या किए ना, साथ में आ गए, ये छोटे छोटे देश साथ में आ गए और एक संघ का निर्माण किया। क्या किया, एक संघ का निर्माण किया। तो इससे फायदा क्या है, जब ये साथ रहेंगे ना, तो इनकी अपनी सुरक्षा बढ़ जाती है और इनकी अपनी स्वतंत्रता भी बनी रहती है। ये साथ में आए हैं, लेकिन ये कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि अब ये साथ में आ गए तो इनकी सुरक्षा तो बढ़ ही गया, बोलते हैं ना एकता में शक्ति, तो ये एक हो गए तो इनकी सुरक्षा बढ़ गई और इनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस भी है। और ऐसे देश का अपना संविधान भी होता है। जैसे ये सारे, जैसे कि अगर आप हो और आपका कोई पार्टनर बिजनेस करे साथ में, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग तो होगा ही होगा, पर आप खुद में इंडिपेंडेंस भी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी स्वतंत्रता तो बनी रहती है और ऐसे देश का अपना संविधान भी होता है। और यहाँ पर चूंकि ये लोग छोटे छोटे, ओह सॉरी, चूंकि ये लोग छोटे 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 ये सब मिलकर बने थे ना, इसका अपना संविधान भी होता है और इनके पास अपनी अपनी पावर्स भी होती हैं। क्योंकि ये एक अलग अलग, पहले पहले थे क्या, ये थे ये एक आजाद मुल्क, आजाद कंट्री, इसलिए इनका अपना अपना संविधान भी होता है। और इस चूंकि इनका अपना संविधान है तो इनका अपना सरकार भी होगी, इसलिए राज्य सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, जैसे जैसे है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये एक हुआ, तो आप समझ गए इसका मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, यह हमने पढ़ा था कि संघ बनाने के दो प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा था भाई, संघ बनाने के दो प्रकार होते हैं। एक हमने पढ़ लिया है कि सबको साथ लाकर संघ बनाना, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कैसे है, तो दूसरा है सबको जोड़कर संघ बनाना। ठीक है, तो चलिए इससे पहले पढ़ लें सबको जोड़कर संघ कैसे बनता है। ठीक है, इसका दूसरा टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको जोड़कर संघ बनाना। तो ये क्या है, चलिए इसे पढ़ते हैं। ये है इस प्रकार की संघीय व्यवस्था, ये इस प्रकार की संघीय व्यवस्था वह होती है जहाँ बहुत ज्यादा विविधता होती है, जहाँ बहुत ज्यादा विविधता होती है वहां पे होती है। और क्या है, इससे बहुत ज्यादा विविधताओं होने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये वहां पे बनते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सबको साथ जोड़कर संघ बनाना, क्या कि एक बहुत बड़ा कंट्री है जैसे कि इंडिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, जैसे कि आप जानते ही हमारे इंडिया में कितने ज्यादा डिफरेंसेस है। इसमें क्या करते हैं ना कि सबको साथ जोड़ के, जैसे कि आप जानते हैं जब हमारा भारत देश, प्यारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रियासतें थी। ठीक है, बहुत ज्यादा, कुछ 550 के लगभग रियासतें थी। तो सरकार ने क्या किया ना कि अगर भाई इतनी ज्यादा डिफरेंसेस है, 1500 प्लस भाषाएं हैं हमारे कंट्री में, और प्लस में सबका अलग अलग अपना कल्चर है, बहुत तरह के धर्म भी है यहाँ। तो अगर यहाँ कोई उपाय नहीं लगाया गया ना, तो देश हमारा टूट जाएगा। इसीलिए सबको साथ जोड़कर हमने क्या किया, एक संघ बनाया। इसलिए इस प्रकार की संघीय व्यवस्था हुआ होती है जहाँ बहुत ज्यादा विविधता होती है, जैसे कि इंडिया, और इसमें बहुत ज्यादा विविधता के होने के बाद भी साथ रह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन। ठीक है,
तो अब ये हो गया हमारे टाइप्स कि कितने टाइप्स के संघ होते हैं, कितने तरह के से संघ बनाए जा सकते हैं। तो एक जो छोटे कंट्री है, जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये सब साथ में आकर के अपना एक ग्रुप बना ले, इसे कहते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना। और एक ये है ना कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें छोटे छोटे है, तो इनको, और ये इनकी संभावना है कि ये कंट्री बाद में जाके ये सारे टूट सकते हैं, इसलिए इनको साथ रहने के लिए इनको कुछ पावर्स दे दिए ताकि सब साथ में रह सके एक ही बड़े कंट्री में, और कुछ टूटे ना, कोई भी देश अलग ना हो जाए हमसे, कोई भी राज्य। तो इसको कहते हैं हम सबको जोड़कर संघ बनाना। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये छोटे-छोटे थे, इनको हमने जोड़कर एक संघ बनाया, तो इसे कहते हैं सबको साथ लेकर संघ बनाना। और एक है कि बहुत बड़ा है, इसको जोड़े रखा हमने, ये इसको हमने जोड़े रखा, ठीक है? इसीलिए हम इसे कहते हैं सबको जोड़कर संघ बनाना, और एक कहते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना, ठीक है? तो अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है विषयों की लिस्ट, ठीक है? विषयों की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो विषयों की लिस्ट में आपको पहले बता दूं, ये ना विषय को अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो जिसका नाम होता है सब्जेक्ट। तो हमारे देश में, हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला लेगी। जैसे हमारा डिफेंस, ये सब हमारा रेलवे, इस पे केंद्र सरकार ही लेती है, क्या लेती है यार, नियम कानून बनाते हैं, इस पे निर्णय लेगी। और कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सिर्फ राज्य सरकार का कानून बनाएगी, तो उसे राज्य सूची कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन पे दोनों सरकार बना सकती है, तो समवर्ती सूची कहते हैं। तो यही है विषयों की लिस्ट। तो चलिए हम आगे विषयों की लिस्ट देख लेते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ बहुत अच्छा नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है विषयों की लिस्ट। देखिए ये है संघ सूची, पहला में आता है हमारा संघ सूची। तो संघ सूची किसे कहते हैं? तो कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जिन पर नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, इसे संघ सूची कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, तो उसे संघ सूची कहते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, डाक, मुद्रा। जैसे बैंकिंग से कोई रिलेटेड है तो उसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही, ऐसा थोड़ी है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे झारखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार कानून बनाए, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये केंद्र सरकार ही बनाती है। रेलवे रेलवे भी आप देखते होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री बनता है, रेलवे के अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, तो ये केंद्र सरकार ही कंट्रोल करती है। डाकघर आप जो जानते हैं, ये भी केंद्र सरकार, हाँ, फॉरेन अफेयर्स जो संभालते हैं वो भी केंद्र सरकार ही संभालते हैं। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हो, संघ सूची कहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए राज्य सूची, सेम वही है, आप समझ सकते हैं सिमिलैरिटी से। ऐसे सब्जेक्ट जिन पर राज्य सरकार कानून बनाए, तो कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जिन पर नियम बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है, उसे कहते हैं हम लोग राज्य सूची। जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि आदि, ठीक है? ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत इजी। और अब इसके बाद आता है समवर्ती सूची, ठीक है? तो समवर्ती सूची किसे कहते हैं? ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक्स, कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जिन पर नियम बनाने का अधिकार दोनों को होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग समवर्ती सूची। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे? ट्विस्ट यहाँ पे ये है भाई, पर विवाद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगर विवाद हो जाता है, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने कुछ नियम कानून बनाया, ठीक है, अब उस पे जो कि समवर्ती सूची के हैं, जो कि उस पे राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं, ऐसे कानून बनाए, और राज्य और केंद्र में बहस होगी। केंद्र सरकार बोल रहे नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा इसे, ये हम नहीं मानेंगे, पर राज्य सरकार बोले नहीं हमने बनाया है, हमने बनाया तो मानना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना कि जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया डिसीजन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसका ही मानी दिलाएगा, आप कह सकते हैं, ठीक है? अब चलिए पढ़ते हैं विशेष दर्जा, एक हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स में है विशेष दर्जा। तो चलिए पढ़ते हैं, ये आप जान ही रहे हैं, हमारे प्यारे जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है? तो क्या है, इसमें पढ़ते हैं। ये आप अभी गौर ना करें इसे। चलिए आप पढ़ते हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। भारत के
भारत के कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था। इनका एक अपना अलग संविधान था और यहाँ पर बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। यहाँ पर बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे और यहाँ पर भारत सरकार के कानून तभी लागू होते जब वहां की विधानसभा इसे मंजूरी दे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत के कुछ राज्य जैसे हमारा जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहां पे आप जमीन नहीं खरीद सकते। आपके पास कितना ही पैसा हो, आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते। इनका अपना अलग संविधान भी था, मुझे तो लगता है बहुत को पता भी नहीं होंगे। इनका एक अपना अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का, था, अब है नहीं, अब सरकार ने इसे ये कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर घूमने जा रहे हो, घूमने जा तो सकते हो पर यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। और यहाँ पर ना भारत सरकार के कानून, नियम कानून भी लागू नहीं होते थे। कब तक? जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार इसे अप्रूव ना कर दे। ठीक है, तो इसे कहते हैं विशेष दर्जा, जो कि जम्मू कश्मीर में था। अब खैर अब नहीं रहा, अब सरकार ने इसे हटा दी है। अब ये पूरा का पूरा हमारा है, था भी हमारा ही। अब आइए पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। आजादी के समय कुछ जगह ऐसे थे जिनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा आबादी थी, और उनका क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल पगल हो गया गलती से, आप इसे क्षेत्रफल पढ़ेंगे, थोड़ा सा एरर हो गया। उनका क्षेत्रफल इतना कम था कि उनको दूसरी राज्य में मिलाया नहीं जा सकता था और ना ही उसे अलग राज्य बनाया जा सकता था। ऐसी जगह को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। दिल्ली दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 3-4 करोड़ है और एरिया उसका बहुत ज्यादा कम है। ठीक है भाई, एरिया इसकी बहुत ज्यादा कम है। तो अब वो इतना ज्यादा छोटा कि उससे हम लोग एक अलग स्टेट नहीं बना सकते, पर इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो उसे क्या करती है सरकार ने ना, उसे बोल दिया कि ठीक है भाई, केंद्र सरकार इसे हम रखेंगे और इसका नाम दे दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, हाँ अब लद्दाख भी हो गया है, जम्मू कश्मीर भी हो गया है। ठीक है, तो ये आप समझिए केंद्र शासित प्रदेश वैसी जगह है जो बहुत ज्यादा छोटी है एरिया में और पॉपुलेशन उनका बहुत ज्यादा है। और उनको राज्य भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राज्य बनने के भी कोई नियम कानून, कुछ शर्तें होती है, पर उनकी एरिया इतना छोटा है कि वो राज्य नहीं बन सकती, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा गया और उसकी कंट्रोल केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो अब चलिए, यह हो गया। अब है भारत में संघीय व्यवस्था। तो भाई आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहने वाला है। आज ये भारत में संघीय व्यवस्था जो ये टॉपिक है, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में देखेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हम इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश तक। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो ये था आज हमारा क्लास 10 के संघवा चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा, हर चीज, हर एक चीज समझ में आई होगी। ठीक है भाई, तो आज हमने बहुत अच्छा तरीके से, अच्छा आधा वीडियो हमने पूरा कवर कर लिया। पार्ट 2 में इसका जल्दी लाने वाला हूँ और उस पार्ट 2 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब मैं चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई नीचे कमेंट करें, बताएं मुझे आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।